नमस्कार दोस्तों। तो आज मैं आपको विलियम शेक्सपियर द्वारा लिखी विश्व प्रसिद्ध कहानी मैकबेथ के बारे में बताऊंगा। एक था मैकबेथ। वह एक निडर और साहसी आदमी था। उसने कई लड़ाइयों में असाधारण वीरता का प्रदर्शन किया था। इससे स्कॉटलैंड का राजा उसका बहुत सम्मान करता था। उसे दूसरे सामंतों और दरबारियों से ऊपर विशेष दर्जा भी देता था। इस बार युद्ध हुआ तो मैकबेथ ने सदा की तरह आगे रहकर शत्रुओं से मोर्चा लिया। उसके प्रदर्शन से दूसरों का उत्साह भी बढ़ गया। लड़ाई में मैकबेथ की जीत हुई। इस विजय का समाचार राजा को भेज दिया गया। फिर मैकबेथ सेना के साथ वापस चल दिया। दिन ढल रहा था, मौसम भी खराब हो चल रहा था। आगे एक विशाल मैदान पड़ता था। उस मैदान में काफ़ी ऊबड़ खाबड़ वाला रास्ता था। आमतौर पर लोग इस मार्ग से बचकर ही चलते थे। मैकबेथ ने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि सूरज छिपने से पहले ही उस मैदान को पार कर लिया जाएगा। फिर स्वयं भी तेजी से बढ़ चला। उस समय मैकबेथ के साथ सेनापति बैंको था। दोनों बातें करते हुए चल रहे थे। उनकी चर्चा का विषय था हाल में मिली विजय। मैकबेथ अत्यंत संतुष्ट था। सोचता था कुछ समय अपने परिवार के साथ मौज मस्ती में बिताएगा। तेजी से चलने के बावजूद मैकबेथ सूरज छिपने से पहले उस भयानक मैदान को पार नहीं कर सका जिसके बारे में लोग तरह तरह की विचित्र घटनाओं का जिक्र किया करते थे। सूरज छिपने के साथ ही हर तरफ धुंधलका छाने लगा। मैकबेथ सावधान होकर आगे बढ़ने लगा। तभी सुनसान मैदान में कुछ आवाज़ें सुनाई दी। उसने इधर उधर देखा पर कोई नजर न आया। वह सोच में पड़ गया कि तब वे आवाज़ें कहाँ से आ रही थीं। लगता था जैसे कई लोग धीरे धीरे बातें कर रहे हों। उसने फुसफुसाहटें तो सुनी पर शब्द समझ नहीं आए। वह मन ही मन कुछ भयभीत हो गया। तभी वह अचानक ठिठक गया। उसने देखा उससे कुछ आगे 3 छायाएं खड़ी थीं। विचित्र और डरावनी थी वे छायाएं। वह हड्डियों के ढांचे जैसी थी। कभी लगता था कि वे स्त्रियां हैं तो कभी उनकी दाढ़ी से देखने से पता चलता था कि वे पुरुष हैं। मैकबेथ को लगा जैसे भी हो उसे इस डरावने स्थान से तुरंत निकल भागना चाहिए। उसने कांपते स्वर में पूछा, कौन? तभी एक छाया ने अपने त्वचाहीन होठों पर उंगली रखते हुए कहा, मैकबेथ, हमसे डर क्यों रहे हो? अब तुम मैकबेथ और भी डर गया कि वे विचित्र अमानवीय छायाएं उसका नाम कैसे जानती थीं। छायाओं ने जैसे उसके मन की बात समझ ली हो और कहा, केवल नाम और स्थान ही नहीं, हमें तुम्हारे बारे में सब कुछ मालूम है। आज से नहीं, बहुत समय पहले से मालूम है। ये सुन मैकबेथ चकित रह गया। भला ये कैसे संभव हो सकता था? इन छायाओं को इससे पहले तो उसने कभी नहीं देखा था। ये क्या चक्कर था? तभी एक छाया ने कहा, तुम्हारे अतीत, वर्तमान और भविष्य की पूरी जानकारी है हमें। क्या तुम अपना भविष्य जानना चाहते हो मैकबेथ? हाँ, मैकबेथ के मुंह से निकला। वह अपनी जगह जैसे जम गया था। बैंको भी खामोश पास ही खड़ा था। डर उसे भी लग रहा था, लेकिन वहाँ मैकबेथ को अकेला छोड़कर भाग भी तो नहीं सकता था। तो सुनो, तुम काडोर की जागीर के मंत्री बनोगे और उसके कुछ समय बाद स्कॉटलैंड के सिंहासन पर भी तुम्हारा अधिकार हो जाएगा। मैकबेथ सुनकर चौंक उठा। उत्तेजना से उसके दिल की धड़कन तेज हो गई थी। उसने पूछा, क्या कहा? मैं और स्कॉटलैंड का सिंहासन? भला ये कैसे हो सकता है? छाया ने पूछा, सच कहना, क्या तुम्हारे मन में स्कॉटलैंड के सिंहासन का अधिकार पाने की इच्छा नहीं है? मैकबेथ कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, अगर मैं इस बात से मना करता हूँ तो ये झूठ बोलना होगा। सच तो ये है कि हर मनुष्य अपने जीवन में प्रगति करना चाहता है और मैं भी औरों जैसा ही हूँ। यानी तुम स्कॉटलैंड का सिंहासन पाना चाहते हो? तो समझ लो कि तुम्हारी इच्छा पूर्ण हो जाएगी, विचित्र छाया ने कहा। पर यह कैसे संभव है? मुझे तो तुम्हारी इस भविष्यवाणी पर विश्वास नहीं हो रहा है, मैकबेथ ने कहा। आखिर हमारी भविष्यवाणी पर तुम्हारे अविश्वास का कारण क्या है? छाया ने पूछा। मैकबेथ ने कहा, स्कॉटलैंड के सम्राट डंकन के 2 बेटे मौजूद हैं। वे हैं राजा के उत्तराधिकारी। फिर यह सिंहासन मुझे कैसे मिल सकता है? मैकबेथ ने कहा, स्कॉटलैंड के सम्राट डंकन के 2 बेटे मौजूद हैं। वह ही राजा के उत्तराधिकारी हैं। फिर ये सिंहासन मुझे कैसे मिल सकता है? मैकबेथ को उत्तर में हंसी सुनाई दी। छाया ने कहा, मैकबेथ, किसे पता कि भविष्य के गर्भ में क्या छिपा है। जो मनुष्य सोचता है वह नहीं होता
और कभी कभी अकल्पनीय घटना घट जाया करती है। तुम राजा बनोगे, अवश्य बनोगे, लेकिन एक बात है। अपने राजा बनने की भविष्यवाणी सुनकर मैकबेथ के होंठों पर हंसी तैर गई, पर फिर याद आया कि शाया ने अपनी बात के अंत में किंतु शब्द कहा है। इस किंतु का मतलब क्या है? उसने शंकित स्वर में कहा, आपने मेरे राजा बनने की भविष्यवाणी के अंत में किंतु क्यों कहा है? क्या इसमें कोई बाधा आने वाली है? शाया ने कहा, किंतु का अर्थ यही है कि तुम राजा बनोगे, पर तुम्हारे बाद राजा का अधिकार बैंको की संतान को मिलेगा। बैंको तो मैकबेथ के पास खड़ा ही था। मैकबेथ कसम साकर रह गया। वह कुछ पूछना चाहता था, पर फिर एक डरावनी हंसी उस सुनसान में गूंज गई और तीनों छायाएं हवा में लोप हो गईं। मैकबेथ अपने में उलझा हुआ खड़ा था। उसने पास खड़े बैंको की ओर देखा। दोनों की नज़रें मिली। मैकबेथ के होंठों से निकला, ये क्या? बैंको ने कहा, आप चाहें तो इस भविष्यवाणी पर विश्वास करें या ना करें, पर मेरा मानना है इस तरह की विचित्र भविष्यवाणियां भी कभी कभी सच साबित हो जाया करती हैं। मैकबेथ बोला, मुझे तो ये पूरी घटना एक स्वप्न जैसी लग रही है। भला सपने भी कभी सच होते हैं? बैंको बोला, हाँ, सपने भी सच हो जाया करते हैं। पहले मुझे काडोर का अमात्य पद मिलेगा और फिर स्कॉटलैंड का सिंहासन। खूब उड़ान है कल्पना की, कहकर मैकबेथ हंस पड़ा। वह मन ही मन ये सोचकर खुश था कि कभी वह स्कॉटलैंड का राजा बन सकता था, पर अगले ही पल शाया द्वारा कहा गया किंतु शब्द उसके मन में कांटे सा कसक उठता था। काश उस शाया ने किंतु शब्द ना कहा होता। इसके बाद की यात्रा खामोशी में पूरी हुई। मैकबेथ की तरह बैंको भी सोच में डूबा हुआ चल रहा था। क्या उसने शाया की भविष्यवाणी सुनी थी कि मैकबेथ के बाद उसकी संतानें स्कॉटलैंड के सिंहासन पर बैठेंगी? मैकबेथ सोच रहा था शायद शाया की भविष्यवाणी को केवल उसी के कानों ने सुना था और बैंको को कुछ पता नहीं चला था, पर वह इस बारे में बैंको से कुछ पूछ नहीं सकता था, पूछना चाहता भी नहीं था। वह खतरनाक मैदान पार हो गया। अब मैकबेथ अपने शिविर में जा पहुंचा था। रात भर वह सो न पाया। शाया द्वारा की गई भविष्यवाणी रह रहकर कानों में गूंजती रही। सारी रात जैसे दिवा स्वप्नों में बीत गई। सुबह उठा तो सिर भारी था। तभी राजा के विशेष संदेशवाहक के आने की सूचना मिली। वह राजा का पत्र लाया था। संदेशवाहक से पत्र लेते हुए मैकबेथ के हाथ कांप रहे थे, सिर चकरा रहा था। क्या उस शाया की विचित्र भविष्यवाणी सच होने जा रही थी? राजपत्र में लिखा था, प्रिय मैकबेथ, युद्ध जीतने के लिए एक बार फिर मेरी बधाई। आप शूरवीर होने के साथ परम राजभक्त भी हैं। राजा को आप पर गर्व है। इस अपूर्व वीरता के उपलक्ष्य में मैंने उपहार में आपको काडोर रियासत देने का फैसला किया है। अब आप ही काडोर के अधिकारी होंगे। पत्र के नीचे राजा के हस्ताक्षर और स्कॉटलैंड की राजमुद्रा अंकित थी। उत्साह और उमंग से कांपते हाथों से मैकबेथ ने राजपत्र बैंको की ओर बढ़ाया, जो कुछ ही देर पहले मैकबेथ के पास आया था। उसकी थरथराती उंगलियां पत्र को संभाल नहीं पा रही थी। शाया की प्रथम भविष्यवाणी सत्य सिद्ध हुई थी। बैंको ने भी राजाज्ञा वाला पत्र पढ़ा और मैकबेथ को बधाई दी। कहा, मित्र, आप इस सम्मान के सर्वथा योग्य हैं। हम सभी आपकी वीरता के प्रशंसक हैं। यह आपकी अटल राजभक्ति और अपूर्व सम्मान का पुरस्कार है। कुछ देर बाद बैंको वहां से चला गया। वह सोच रहा था, अब शायद दूसरी भविष्यवाणी के सच होने की बारी है, पर मेरे लिए तो शाया की तीसरी भविष्यवाणी ही महत्व रखती है। क्या मैं अपनी आंखों से अपनी संतान को स्कॉटलैंड के सिंहासन पर विराजमान देखूंगा? मैकबेथ और बैंको केवल अपने बारे में सोच रहे थे। युद्ध क्षेत्र से विजयी होकर लौटने पर अपने घर पहुंचते ही मैकबेथ ने पत्नी को बुलाया। पति की उत्तेजना देखकर वह जान गई कि जरूर कुछ विशेष बात है, वरना वह मैकबेथ को हमेशा ही शांत संयत स्थिति में देखा करती थी। सबसे पहले तो उसने राजा का पत्र पत्नी को दिखाया। यह देखते ही मैकबेथ की पत्नी एकदम उछल पड़ी। फिर मैकबेथ ने कहा, पर मैंने तुम्हें अभी पूरी बात तो बताई ही नहीं। उसे सुनकर तो तुम्हारा आश्चर्य 100 गुना बढ़ जाएगा। फिर पत्नी को उसे ऊबड़ खाबड़ मैदान में 3 विचित्र छायाओं के मिलने की बात से शुरू करके स्कॉटलैंड का शासन बनने की भविष्यवाणी तक पूरी घटना विस्तार से बताती।
विचित्र घटना के बारे में सुनते ही मैकबेथ की पत्नी तो मारे खुशी के जैसे पागल ही हो गई हो। वह बहुत ही महत्वाकांक्षिणी थी। मैकबेथ से उसका स्वभाव एकदम अलग था। उसने कहा, देखो, शाया की भविष्यवाणी तो सच हो ही गई है, पर क्या तुम्हें दूसरी भविष्यवाणी के सच होने की प्रतीक्षा करनी चाहिए? नहीं, बल्कि हमें स्वयं आगे बढ़कर ऐसा कुछ करना चाहिए कि दूसरी भविष्यवाणी भी जल्दी ही सत्य सिद्ध हो जाए। मैकबेथ पत्नी को समझाता रहा कि इस तरह हड़बड़ी करना ठीक नहीं है। हमें धीरज के साथ प्रतीक्षा करनी चाहिए। विचित्र छाया की एक भविष्यवाणी तो सच हो चुकी है, दूसरी भी आप से आप पूर्ण हो जाएगी। जब वह पत्नी को ऊंच नीच समझा रहा तो छाया की तीसरी भविष्यवाणी भी उसके कानों में गूंज रही थी और तब उसका उत्साह मंद पड़ जाता था। मैकबेथ के समझाने बुझाने का कोई असर नहीं हुआ। पत्नी ने रहस्यपूर्ण स्वर में कहा, अब समझ आ गया है कि तुम मुझे स्कॉटलैंड के राज सिंहासन पर बैठे दिखाई दो। मैं भी महारानी का मुकुट पहनना चाहती हूँ। यह कैसे संभव होगा? उसके लिए तुम योजना बनाओ। और उसने मैकबेथ से साफ कह दिया कि उसे स्कॉटलैंड के राजा को गद्दी से हटा देना चाहिए। इसके लिए अगर तुम्हारी तलवार को खून भी बहाना पड़े तब भी तुम्हें संकोच नहीं करना चाहिए। आखिर तुम्हारी तलवार ने युद्ध के मैदान में भी तो सैकड़ों शत्रुओं का खून पिया हुआ है। मैकबेथ पत्नी का संकेत समझ रहा था, पर फिर भी उसका मन इस घृणित कृत्य के लिए तैयार नहीं हो रहा था। आखिर राजा ने सदा उसे सहारा था, उसकी वीरता का पुरस्कार दिया था। क्या ऐसे उदार राजा को मारकर उसका राजपाट हथिया लेना ठीक होगा? मैकबेथ का मन इसकी गवाही नहीं दे पा रहा था, पर इसकी पत्नी पर तो जैसे राजरानी बनने का भूत सवार हो गया था। वह उठते बैठते मैकबेथ को राजा की हत्या के करके राजपाट हथियाने के लिए उकसाती रहती थी। आखिर मैकबेथ भी उसके लिए तैयार हो गया। हालांकि वह जानता था कि ऐसा करना गलत है, पर फिर भी सिंहासन पर बैठने की उसकी इच्छा जोर पकड़ती जा रही थी। वह भविष्यवाणी के पूरा होने तक प्रतीक्षा के लिए तैयार नहीं था, बल्कि खुद आगे बढ़कर अपनी तलवार के बल पर उसे पूरा करने की योजना बना रहा था। अपनी घृणित योजना पर अमल करने का अवसर उसे जल्दी ही मिल भी गया। संयोग की बात, राजा डंकन ने मैकबेथ को सूचना भिजवाई कि वह उसे बधाई देने स्वयं उसके महल आ रहे हैं। मैकबेथ की पत्नी ने उससे कहा कि इस मौके को हाथ से नहीं जाने देना चाहिए। अगर वह चूक गया तो हो सकता है बाद फिर मौका ना मिले और उसे पछताना पड़े। अब तक लोभ ने उस पर पूरी तरह कब्जा जमा लिया था, बस षड्यंत्र तैयार हो गया। राजा डंकन आया तो दरवाजे पर मैकबेथ और उसकी पत्नी ने जोर शोर से राजा का स्वागत किया। स्वयं मैकबेथ और उसकी पत्नी ने राजा के सामने व्यंजन परोसे, साथ में खूब नशीली शराब भी पिलाई गई। बेचारा राजा डंकन, उसे क्या पता था कि वह स्वागत नहीं उसकी मौत की तैयारी है। राजा और उसके अंगरक्षकों ने खूब शराब पी और नशे में धूत हो गए। किसी को होश न रहा। मैकबेथ की पत्नी अब तलवार लेकर मैकबेथ के पास गई। बोली, अब सोच क्या रहे हो? तलवार लो और सिंहासन तक पहुंचने का अपना मार्ग निष्कंटक बना लो। मैकबेथ अब भी मानसिक रूप से इसके लिए तैयार नहीं था। उसने कहा, राजा के पहरेदार सतर्क होंगे, मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। लेकिन मैकबेथ की पत्नी की महत्वाकांक्षा अब किसी तरह रुकने वाली नहीं थी। उसने पति से कहा, मैंने पहरेदारों का प्रबंध कर दिया है, वे सब भी अपने मालिक की तरह बेहोश हैं। बस अब देर ना करो, जो करना है उसे तुरंत कर डालो। मैकबेथ इस हालात में भी यह बुरा काम करने को तैयार नहीं था। उसने कहा, जानती हो, राजा के सिंहासन को बचाने के लिए मैंने बहुत से विद्रोहों को कुचल डाला था, पर आज तुम मुझे उसी राजा के विरुद्ध विद्रोह के लिए उकसा रही हो। पत्नी ने मैकबेथ को भड़काना जारी रखा। बोली, ठीक है, तुम राजा नहीं बनना चाहते, पर मुझे तो महारानी बनना ही है। मैं इस मौके को गंवाने वाली नहीं। लो, तलवार संभालो और जो योजना मैंने बनाई है उसे पूरा कर डालो। ठीक है, यह काम करते हुए अगर तुम्हारे हाथ कांपते हैं तो मैं खुद यह काम करूंगी, कहकर मैकबेथ की पत्नी तलवार लेकर उस कमरे की तरफ बढ़ी जहां राजा नशे में बेहोश था। पत्नी की ये बात भला मैकबेथ को कैसे बर्दाश्त होती? पत्नी ने तो उसके आंख पर चोट ही की थी। इसके बाद उसने कुछ नहीं सोचा, झपटकर पत्नी के हाथ से तलवार खींची और उस कमरे में दौड़ गया जहां स्कॉटलैंड का राजा बेसुध पड़ा था। जैसे ही मैकबेथ कमरे में घुसा तो उसे एक डरावना दृश्य दिखाई दिया। उसने देखा कि खून से लथपथ एक तलवार
आदर में लटक रही थी, कुछ इस तरह जैसे उसे किसी अदृश्य हाथ ने पकड़ रखा हो। खून में सनी तलवार को पकड़ने वाला हाथ कहीं नहीं दिखाई दे रहा था। यह विचित्र दृश्य देखकर मैकबेथ का मन डर गया। उसने उछलकर तलवार को पकड़ना चाहा पर हाथ हवा में लहरा कर रह गया। फिर तलवार भी गायब हो गई। ना जाने ये कैसा संकेत था। कोई अदृश्य व्यक्ति उसे चेतावनी दे रहा था। इस संकेत का मतलब क्या था? सोचते सोचते मैकबेथ उत्तेजित हो उठा। अब वह अधर में लटकती खून सनी तलवार कहीं नहीं दिखाई दे रही थी। मैकबेथ बढ़ा और उसने निहत्थे अचेत स्कॉटलैंड नरेश को मार डाला। सब तरफ खून ही खून फैल गया। ओह मैकबेथ, ये तूने क्या कर डाला? यही स्वर बार बार उसके कानों में गूंजने लगा। वह घबराई दृष्टि से इधर उधर देखने लगा, पर वहां तो कोई ना था। मैकबेथ की पत्नी एक तरफ खड़ी देख रही थी। उसने रक्त से सनी तलवार अंगरक्षकों के पास रख दी और कुछ रक्त पहरेदारों के हाथों और कपड़ों पर लगा दिया, जिससे ऐसा लगे कि राजा की हत्या में उन्हीं लोगों का हाथ था। लेकिन सत्य भला कैसे छिप सकता था? हर एक की जुबान पर एक ही बात थी, राजा की हत्या मैकबेथ ने की है। यह उसी की करतूत है। पर फिर भी यह बात मैकबेथ और उसकी पत्नी के मुंह पर कहने का साहस किसी में नहीं था। उन दोनों ने राजा की हत्या पर शोक का बढ़ चढ़कर दिखावा किया, जैसे राजा की हत्या का दुख उन्हें ही सबसे ज़्यादा था। महल में हलचल मच गई। राजा के दोनों बेटों ने पिता की हत्या का समाचार सुना तो प्राण भय से ना जाने कहाँ जाकर छिप गए। उनका कुछ पता न चला। मैकबेथ राजा का पारिवारिक संबंधी था। क्योंकि दोनों राजकुमारों का कुछ पता नहीं था, इसलिए दरबारियों और मंत्रियों ने मिलकर यही निर्णय लिया कि मैकबेथ को ही राजा बना दिया जाए। जब मैकबेथ स्कॉटलैंड का सम्राट घोषित हुआ तो वह सोच रहा था, शाया की दूसरी भविष्यवाणी सच निकली है। मैकबेथ राजा था और उसकी पत्नी बन गई थी महारानी। अब भला उसका विरोध करने की हिम्मत किसमें थी? लेकिन फिर भी रह रहकर शाया की तीसरी भविष्यवाणी मैकबेथ के कानों में गूंज उठती थी और वह मन ही मन कांप उठता था। सोचने लगता था, क्या शाया की तीसरी भविष्यवाणी भी सच होगी? मैकबेथ की पहचानी उसकी पत्नी से छिपी न थी। एक दिन उसने पति को समझाया, देखो, दूसरी भविष्यवाणी कोई अपने आप पूरी नहीं हो गई है, मैंने और तुमने मिलकर पूरा किया है। स्पष्ट है, नियति कुछ नहीं होती, मनुष्य अपना भाग्य स्वयं बनाता या बिगाड़ता है। तब फिर तीसरी भविष्यवाणी की चिंता में डूबे रहने से क्या लाभ? इस तरह तो तुम अपने राजपद का आनंद ही नहीं उठा सकोगी। मैकबेथ ने पत्नी की ओर देखा। वह कुछ समझ रहा था कि पत्नी के मन में क्या चल रहा है। तभी पत्नी ने कहा, जैसे हमने सिंहासन की राह के रोड़े को दूर किया, उसी तरह तीसरी भविष्यवाणी को पूरा ना होने दो। पत्नी की बात सुनकर मैकबेथ का मन कांप गया। उसकी आंखों के सामने वही दृश्य तैर गया जब उसने तलवार के एक ही बार से राजा की हत्या कर डाली थी। शाया की तीसरी भविष्यवाणी पूरी ना हो, क्या इसके लिए और खून बहाना होगा? यानी बैंकों की संतान की हत्या। जब बैंकों का पुत्र ही नहीं रहेगा तो फिर शाया की तीसरी भविष्यवाणी भला कैसे पूरी होगी? पत्नी ने कहा, इसमें क्या हर्ज है? एक खून तुमने सिंहासन पाने के लिए किया, दूसरा खून उस सिंहासन को अपने बेटे के लिए सुरक्षित रखने के लिए करने में कोई बुराई नहीं है। आखिर तुम एक पिता हो, अपनी संतान के भविष्य को तुम्हें ही सुरक्षित बनाना होगा। मैकबेथ समझ गया कि अगला कदम क्या होगा। पत्नी उसे विनाश के जिस मार्ग पर धकेल रही थी उस पर वह फिसलता जा रहा था। उसकी अपनी शक्ल काम नहीं कर रही थी। योजना बन गई और फिर बैंकों की हत्या करवा दी गई। लेकिन योजना में एक गड़बड़ हो गई। बैंकों का बेटा किसी तरह बचकर भाग निकला। मैकबेथ उसके प्राण नहीं ले सका। राजा की हत्या के समय शोक का जो नाटक मैकबेथ और उसकी पत्नी ने किया था, वही इस बार भी बड़ी कुशलता से दोहराया गया। मैकबेथ रो रो कर कहता रहा, हाय मित्र बैंकों, तुमने इतने युद्ध मेरे कंधे से कंधा मिलाकर लड़े, अब मैं कैसे खड़ा रह सकूंगा? मेरा तो एक हाथ ही टूट गया। तुम क्यों मुझे छोड़कर चले गए? जब मैकबेथ दरबार में इस तरह झूठा शोक प्रदर्शन कर रहा था तो उसने देखा बैंको दरबार में रखी उस कुर्सी पर आकर बैठ गया जिस पर मैकबेथ बैठने वाला था। वह था बैंको का प्रेत। बैंको को वहां देखकर मैकबेथ बुरी तरह घबरा गया। उसका शरीर कांपने लगा। बैंको का प्रेत केवल मैकबेथ को नजर आ रहा था।
दरबार में उपस्थित बाकी लोगों को तो कुर्सी खाली दिखाई दे रही थी। हाँ, सब ये जरूर देख रहे थे कि बोलते बोलते मैकबेथ बीच में ही रुक गया था और उसका शरीर बुरी तरह कांपने लगा था। उसकी दृष्टि कुर्सी से जैसे चिपककर रह गई थी। कोई भी मैकबेथ के इस भाव परिवर्तन का कारण ना जान सका। जानता भी कैसे, क्योंकि बैंक को तो केवल मैकबेथ को ही नजर आ रहा था। भला ऐसी स्थिति में मैकबेथ सिंहासन पर कैसे बैठ सकता था? मैकबेथ की पत्नी ने उसकी घबराई हालत देखी तो समझ गई कि कहीं कुछ गहरी गड़बड़ी है। उसने घोषणा करवा दी कि राजा मैकबेथ एकाएक अस्वस्थ हो गए हैं, इसलिए सभा विसर्जित की जाती है। वह मैकबेथ को महल में ले गई। वह आराम करने के लिए पलंग पर लेट गया, पर भला उसे चैन कैसे आ सकता था? फिर तो बैंकों का प्रेत सोते जागते हर समय मैकबेथ को दिखाई देने लगा। उसके लिए नहाना, खाना, दरबार में जाकर बैठना असंभव हो गया। उसे लगा अगर यही स्थिति कुछ दिन और रही तो वह निश्चय ही पागल हो जाएगा। आखिर इसका उपाय क्या था? उसने पत्नी से सलाह की, फिर सोचा उसे उन्हीं तीनों छायाओं की खोज में जाना चाहिए जो उसे उजाड़ मैदान में मिली थी। शायद वह उसे इस संकट से निकलने का कोई मार्ग बता सके। वह उसी मैदान पर जा पहुंचा और उस स्थान पर जा खड़ा हुआ जहां तीन छायाएं एकाएक प्रकट हुई थी। मैकबेथ वहां खड़ा छायाओं के प्रकट होने की प्रतीक्षा करता रहा। एकाएक भयानक छायाएं मैकबेथ के सामने प्रकट हो गई। उन्हें तो पहले से ही पता था कि मैकबेथ क्या पूछना चाहता है। आवाज़ आई, प्रश्न पूछो मैकबेथ। मैकबेथ ने पूछा, क्या कोई व्यक्ति मेरे लिए खतरा बन सकता है? आवाज़ आई, सावधान, 5 के सरदार मैकडफ से होशियार रहो, उस पर नज़र रखो। मैकबेथ का मन पहले ही मैकडफ से आशंकित था। उसने कहा, हाँ, मेरा भी यही ख्याल है। मैं मैकडफ से होशियार रहूँगा, उस पर नज़र रखूँगा, क्योंकि वह मेरे राजा बन जाने से ईर्ष्या करता है, मेरे विरुद्ध षड्यंत्र रच रहा है। फिर आवाज़ आई, मैकबेथ, तुम्हारे एक प्रश्न का उत्तर तो हमने दे दिया, क्या तुम और भी कुछ पूछना चाहते हो? मैकबेथ ने कहा, आपने मैकडफ से सावधान रहने को कहा है, लेकिन निश्चय ही और भी अनेक लोग होंगे जो मेरा बुरा चाहते होंगे। वह कौन है? आवाज़ आई, तुम्हें भला किससे खतरा हो सकता है? जो विरोध करता दिखाई दे उसे रास्ते से हटा दो। निष्कंटक शासन के लिए ये तो करना ही पड़ता है। तलवार से काम लो और शासन करो। तभी वह छायाएं लुप्त हो गईं। हवा में एक शिशु दिखाई दिया। वहाँ एक वृक्ष भी नजर आ रहा था। शिशु आकाश वृक्ष की टहनियों से खिलवाड़ कर रहा था। फिर मैकबेथ ने बच्चे को बोलते सुना, मैकबेथ, और कोई प्रश्न बाकी है? ये तो विचित्र दृश्य था। वह शिशु तो इससे पहले कभी दिखाई नहीं दिया था। उसने पूछ लिया, मेरे राज्य का अंत कब होगा? शिशु हंसकर बोला, जब वन जंगल तेरे विरोध में चलने लगेंगे। मैकबेथ इस बात का अर्थ नहीं समझ पाया। भला वन जंगल कैसे चल सकते हैं? पेड़ों की जड़ें तो जमीन के अंदर होती हैं। तो क्या विचित्र शिशु ये कह रहा है कि मेरा राज्य उसी तरह अटल रहेगा जैसे वन के पेड़ों की जड़ें मजबूत से धरती के अंदर जमी रहती हैं? उसने कहा, भला पेड़ भी कभी चलते हैं? तो क्या मैं ये समझूं कि मेरा राज्य अटल रहेगा? शिशु फिर हंसा। उसने कहा, अगर जंगल ने तेरे विरोध में विद्रोह नहीं किया तो फिर तू निश्चिंत रह सकता है। लेकिन एक प्रश्न था जो अभी तक मैकबेथ के मन में तूफान मचा रहा था। आखिर उसने पूछ ही लिया, मेरे बाद सिंहासन मेरी संतान को मिलेगा या उस पर बैंकों का बेटा बैठेगा? तभी एक खिलखिलाहट गूंजी। वह विचित्र शिशु गायब हो गया। अब वह पेड़ भी नहीं दिखाई दे रहा था जिसकी ढालियों से वह विचित्र शिशु खिलवाड़ कर रहा था। इस तरह मैकबेथ को प्रश्न का उत्तर नहीं मिला। इससे उसकी बेचैनी और बढ़ गई। वह समझ नहीं पा रहा था कि जब सारे प्रश्नों के उत्तर मिल गए तो अंतिम प्रश्न अनुत्तरित क्यों रह गया। फिर आकाश की पृष्ठभूमि पर राजसी पोकाश में सिर पर मुकुट लगाए 8 छायाएं मैकबेथ के सामने प्रकट हुई। उनमें सबसे आगे खून में लथपथ वेंको था जो मुस्कुराता हुआ मैकबेथ के सामने से गुजर गया। एक एक करके 8 छायाएं अदृश्य हो गईं। मैकबेथ ने जैसे खुद से पूछा, इन 8 में सबसे आगे वेंको था, तो क्या ये पीछे वाली 7 छायाएं उसकी संतानें हैं जो भविष्य में आएंगी? मैकबेथ चिंता में डूबा और उस उजाड़ मैदान में खड़ा रह गया। अब वहाँ केवल तूफानी हवा बह रही थी और कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। थका और निराश मैकबेथ राजधानी लौट आया। उसे
डफ के बारे में शाया की चेतावनी याद थी। वह सोच रहा था सबसे पहले तो मैकडफ की ही खबर लेनी चाहिए, कहीं वह मेरे विरुद्ध विद्रोह ना कर बैठे। राजधानी पहुंचते ही उसने मैकडफ को आने का आदेश भेजा, लेकिन पता चला कि मैकडफ का कहीं पता नहीं है। शायद उसे पहले ही आभास हो गया था कि मैकबेथ उसे गिरफ्तार कर सकता है। आखिर ये चेतावनी मैकडफ को किसने दी थी, क्योंकि अब तक तो मैकबेथ ने उसके बारे में किसी से कुछ कहा ही नहीं था। मैकबेथ को पता नहीं था कि मैकडफ जाकर बैंकों के बेटे के साथ मिल गया था। दोनों ने विद्रोही सेना का गठन कर लिया था। वह मैकबेथ का सामना करने की तैयारियां कर रहे थे। जैसे ही मैकबेथ को विद्रोह की खबर मिली, वह मैकडफ के महल में जा पहुंचा और मैकडफ की स्त्री, बच्चे तथा रिश्तेदारों को चुन चुनकर मौत के घाट उतार दिया। अब तो मैकबेथ की ये हालत हो गई थी कि किसी पर जरा सा संदेह होते ही उसे मार दिया करता था। जैसे उसने तय कर लिया था कि वह शायाओं की भविष्यवाणी को सत्य सिद्ध नहीं होने देगा और अपने हर विद्रोह को मार देगा। लेकिन इस कत्लेआम का बहुत गलत प्रभाव पड़ा। प्रजा त्राही त्राही कर उठी। उसके विश्वासी सामंत भी नाराज होकर चुपचाप बदला लेने की योजनाएं बनाने लगे। धीरे धीरे मैकबेथ के विद्रोहियों की संख्या बढ़ने लगी और फिर उसे एक आघात लगा। एकाएक उसकी पत्नी की मृत्यु हो गई। अब तो मैकबेथ एकदम अकेला रह गया। वह किससे अपने मन की बात कहता। अब कोई भी उसे अपने साथ खड़ा नहीं दिखाई देता था। वह रातों को सो ना पाता। हर समय इसकी आशंका से घिरा रहता कि ना जाने कब कोई उसे मार डाले। वह शासन नहीं संभाल पा रहा था। कोई भी उसका आदेश मानने को तैयार नहीं था। आखिर एक रात अपने बचे खुचे निश्वासी सामंतों को लेकर मैकबेथ राजधानी छोड़कर चला गया। जंगलों में मौजूद एक खंडहर किले में जाकर रहने लगा। यह खबर मैकबेथ को विरोधियों तक पहुंच गई। वह तो पहले ही उससे बदला लेने को उतावले हो रहे थे। पहले वह महलों की सुरक्षा में था, पर जंगली खंडहर में उसे बचाने वाला कौन था। विद्रोही सेनाओं ने एक दिन उसके खंडहर किले पर हमला बोल दिया। उसके प्रहरियों की नज़रों से बचने के लिए विद्रोही सैनिकों ने एक अनोखा उपाय सोचा। सैनिकों ने अपने बदन पर घने पत्तों वाली टहनियाँ बांध ली। दूर से देखने पर ऐसा लगता था जैसे सारे पेड़ हों। उसके पीछे छिपे सैनिकों का पता नहीं चल पा रहा था। खंडहर किले के बुर्जों पर प्रहरी तैनात थे। उन्होंने देखा कि सब तरफ से चलते हुए पेड़ उस तरफ बढ़ रहे हैं। ये इसे भूत प्रेत का कारनामा समझकर डर गए। सैनिक दौड़कर मैकबेथ के पास गए। उससे कहा, महाराज, जंगल चलता हुआ आपकी तरफ बढ़ रहा है। जरूर ये भूत प्रेत का मामला है, आप स्वयं चलकर देख लें। मैकबेथ ने प्रहरियों के साथ स्वयं जाकर देखा। सचमुच चारों दिशाओं से पेड़ चलते हुए आ रहे हैं। ये थे घनी टहनियाँ बदन पर बांधकर बढ़ते विद्रोही सैनिक। मैकबेथ को तुरंत उस विचित्र शिशु के शब्द याद आ गए। यह विचित्र दृश्य देखकर वह थरथर कांपने लगा। तो अंतिम भविष्यवाणी भी सत्य सिद्ध होने जा रही थी। तभी विद्रोही सैनिक शोर करते हुए खंडहर किले में घुस गए। उनका नेतृत्व कर रहा था 5 का सामंत मैकडफ। वह तलवार चलाता हुआ मैकबेथ की ओर दौड़ा। मैकबेथ कायर नहीं था। वह भी सामना करने को बढ़ा, पर वह वार कर पाता इससे पहले ही मैकडफ ने उस पर तलवार चला दी। मैकबेथ मरकर गिर पड़ा। शायाओं की हर भविष्यवाणी सत्य सिद्ध हुई। मैकबेथ की मृत्यु के बाद बैंकों की 8 पीढ़ियों ने वहां निश्चिंत होकर शासन किया। ऐसे ही और मोटिवेशनल स्टोरी सुनने के लिए जुड़े रहें हमारे YouTube चैनल के साथ। और अभी तक अगर आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को लाइक, फॉलो और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।